इस सम्मेलनों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्र स्त्री संवाद हुआ, फोर्थ इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, तो 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्र स्त्री संवाद का आयोजन किया गया। फोर्थ इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग 11 अप्रैल 2022 को कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। आप ये जानते हैं कि 2+2 वार्ता क्या होती है? 2+2 डायलॉग में क्या होता है कि एक विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर दोनों भाग लेते हैं। तो इस संवाद में भारत का पार्टिसिपेशन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया, जबकि अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन रहे। संवाद के दौरान दोनों पक्षों द्वारा नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार निसार पूछ सकते हैं निसार उपग्रह के विकास पर संतोष व्यक्त किया। इस उपग्रह का प्रक्षेपण 2023 में भारत से किया जाएगा। 2023 में निसार छोड़ा जाएगा, जो कि नासा और इसरो का संयुक्त मिशन होगा। ये मिशन जलवायु संकट से निपटने हेतु आवश्यक आंकड़ों को संग्रहित करेगा। कौन? निसार। तो निसार किसका? इसरो और नासा का ज्वाइंट होगा, याद रखेंगे। अगला है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। कहाँ पर हुआ, कब हुआ? तो 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन भाग लिया। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। फिर से सुन लीजिए, बिम्स्टेक पूछते हैं, पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। वर्ष 2002 बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है और इस वर्चुअल सम्मेलन की जो मेज़बानी की है किसके द्वारा की गई? श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा की गई? श्रीलंका के द्वारा। इसका थीम था एक लचीला क्षेत्र की ओर एक समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग, टुवार्ड्स ए रेजिडेंस रीजन प्रोस्पेंस इकोनॉमिक हेल्थी पीपल। बिम्स्टेक की 25वां वर्ष है ये, है ना। बिम्स्टेक के मेंबर आप याद कर लीजिए, पूछ सकते हैं आपसे। तो बिम्स्टेक के जो मेंबर हैं वो कौन कौन से? वैसे नाम से आप देख सकते हैं, फिर भी आप देख लीजिए। बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। बिम्स्टेक से भी आप कह सकते हैं बर्मा, भारत, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान एवं नेपाल। क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी में क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। क्वाड को आप जानते क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इस समूह में 4 देश शामिल, आप सब जानते हैं 4 देश कौन कौन से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान क्वाड के हैं। पूछा है अभी इन्होंने कि क्वाड में कौन सा देश शामिल है या नहीं, तो आप बता पाएंगे। नेक्स्ट है भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 18 फरवरी 2022 को हुआ। मोदी जी ने भाग लिया और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भी भाग लिया। और दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और यूएई की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त रूप से एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया, है ना, याद रखेंगे इस बात को भी। और फ्री ट्रेड की बात हुई है। वर्तमान में व्यापार भारत यूएई का $60 बिलियन है, उसे बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन करने का टारगेट भी इसमें रखा गया है। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट का आयोजन भारत की मेज़बानी में हुआ। किसकी मेज़बानी? भारत की। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने भाग लिया। सेंट्रल एशिया के देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये पहला था भारत और मध्य एशिया का प्रथम शिखर सम्मेलन। आपसे पूछेंगे। और इसके बाद दिल्ली घोषणा पर दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया, है ना। अगला जो 2024 में होगा भारत, अगला फिर कहाँ पर होगा? 24 में होगा। चौथा आईएसए सभा 18 से 21 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी सभा आयोजित हुई। कब? 18 से 21 अक्टूबर 2021 को। इसकी पहली सभा 2 से 5 अक्टूबर 18 को ग्रेटर नोएडा में हुई थी। अगर पूछेंगे पहली सभा कब हुई थी आईएसए की, तो 2018 में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। दूसरी दिल्ली में हुई थी। तीसरी वर्चुअल रूप से हुई थी, है ना, और चौथी भी वर्चुअल रूप से हो रही है। कुल 108 देशों ने भाग लिया। कितने लोगों ने भाग लिया? 108 देशों ने भाग लिया, याद रखेंगे इसको। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन भी इसी में
अगला है 21वां SCO शिखर सम्मेलन। तो 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 21वीं बैठक दुशानबे तजाकिस्तान में हाइब्रिड रूप से, दुशानबे तजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो दुशानबे में हाइब्रिड रूप से हुई और इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमोली रहमान ने की। किसने की? इमोमोली रहमान ने की। याद रखेंगे इस बात को। और PM मोदी जी ने वीडियो लिंक के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है और प्रतिनिधित्व किया था व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री। हाइब्रिड क्या होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, तो हाइब्रिड रूप से क्या, वर्चुअल भी और उपस्थित होकर भी, तो हाइब्रिड सम्मेलन था ये, है ना। याद रखेंगे इस बात को। SCO, ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में SCO के 8 पूर्णकालिक मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं SCO के, पूछ सकते हैं आपसे। तो 8 मेंबर कौन कौन से हैं? इंडिया, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये SCO के 8 परमानेंट मेंबर हैं। जबकि SCO के 4 पर्यवेक्षक देश हैं। कौन कौन? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। और 6 वार्ता भागीदार हैं, डायलॉग पार्टनर हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। अगला है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, बहुत महत्वपूर्ण। 13 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और वर्चुअल रूप से आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। किसने की? मोदी जी ने की। वर्ष 2012 एवं 16 के बाद ये तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई। साथ ही दूसरा अवसर था जब PM मोदी जी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इससे पूर्व उन्होंने 2016 में गोवा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी थीम। तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था वो था ब्रिक्स एट द रेट 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ब्रिक्स एट द रेट 15, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसिडरेशन एंड कंसेंस। याद रखें इस बात को। तो ये ब्रिक्स हो गया। नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया और इसके अलावा इसमें कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है जो आपसे, हाँ, ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच की घोषणा की गई, वो पूछ सकते हैं। अगला है 6ठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन। तो ये कहाँ पर हुआ? 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य रूस के शहर, किस शहर में? व्लादिवोस्टॉक में फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में 6ठे पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2015 में इस संस्था की स्थापना के बाद से प्रतिवर्ष इसका आयोजन व्लादिवोस्टॉक में ही किया जाता है। प्रमुख बिंदु था नई अर्थव्यवस्था क्या बदलता है और क्या वही रहता है। द न्यू इकोनॉमी, व्हाट चेंज एंड व्हाट स्टे द सेम। ठीक है, तो ये केंद्रीय विषय था परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर। तो आप इसको कर पाएंगे, ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। 25 देशों के राज्यों ने भाग लिया। अगला है 47वां G7 शिखर सम्मेलन, बहुत पूछते हैं। तो 11 से 13 जून 2021 के मध्य यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की अध्यक्षता में कार्बिस बे कार्निवाल, कहाँ पर? कार्बिस बे कार्निवाल यूके में 47वें G7 समिट का आयोजन किया गया। कहाँ पर? कार्बिस बे कार्निवाल। कार्निवाल इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र रखें, है ना। तो इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? बिल्ड बैक बेटर। क्या था? बिल्ड बैक बेटर, ये आप याद रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन में यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश, गेस्ट कंट्रीज रूप में आमंत्रित किया। पूछ लेते हैं कि किन देशों को या किसको गेस्ट कंट्रीज रूप में शामिल किया गया। तो याद रखेंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। गेस्ट कंट्रीज के रूप में 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। बाकी 7 जो देश थे वो तो शामिल हैं। G7 में कितने हैं? 7 देश हैं, आप ये जानते हैं। G7, ठीक है, तो ये आप कर पाएंगे। ये दूसरा अवसर है जब मोदी जी ने G7 शिखर में प्रतिभाग किया है। इससे पहले 2019 में फ्रांस में जो G7 है उसमें इंडिया ने गुडविल पार्टनर ग्रुप में, सद्भावना भागीदार ग्रुप में भाग लिया था, है
है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन की बात कर लेते हैं। तो हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए अभी हाल ही में 10 मार्च 2022 को हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में कैटलिन नोवाक देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई। कहाँ की? हंगरी के जो नई प्रेसिडेंट है वो कौन है? कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक देश की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन जाएंगी। कैटलिन नोवाक इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है कैटलिन नोवाक। आपसे पूछ लेंगे तो गलत नहीं करना है, कैटलिन नोवाक और प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ की? हंगरी की। हंगरी कैपिटल आप जानते हैं बुडापेस्ट। कनाडा में जो चुनाव हुए 20 सितंबर 2021 को, तो फिर से जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी फिर से पीएम बने, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जीत की। हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने लिबरल पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले कनाडा के 8वें नेता और दूसरे सबसे कम उम्र के पीएम बने हैं। तीसरी बार जीते हैं जस्टिन ट्रूडो। कुल 17 सीटें भारतवंशियों को मिली कनाडा में। मोरक्को में संसदीय चुनाव की बात करें 2021 में 10 सितंबर 21 को हुई। तो परिणामों में अजीज अखनौज की पार्टी नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी ने 395 में 102 सीटें हासिल की। और जो नए पीएम बने मोरक्को के शाह मोहम्मद ने अजीज अखनौज को देश का नया पीएम घोषित किया। किसको? अजीज अखनौज को देश का नया पीएम, अजीज अखनौज। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान ने तख्ता पलट करते हुए लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर यहाँ पर अपनी सरकार स्थापित की। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। और जो वहाँ की तत्कालीन राष्ट्रपति थे अशरफ गनी स्वयं अपना बचाव करते हुए मुल्क से फरार हो गए थे। ठीक है, तो तख्ता पलट कर दिया गया। हमेशा वहाँ होता रहता, कोई नई बात नहीं है इसमें। जाम्बिया में जो प्रेसिडेंट चुनाव हुए तो कौन जीते? हॉकंडे हिचलेमा। कौन बने हैं? हॉकंडे हिचलोमा, याद रखें इस बात को। कहाँ पर? जाम्बिया में। ईरान में जो नए राष्ट्रपति बने 3 अगस्त 2021 को अमातुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर 8वें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान लिया। यानी कि नए राष्ट्रपति कौन बने? अमातुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी। पूछा भी गया है तो ईरान के नए प्रेसिडेंट अमातुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी, सैयद इब्राहिम रईसी बने हैं, याद रखें इस बात को। अगला है सीरिया में बशर अल बसद चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए लगातार। बशर अल बसद 95.19 मत लेकर चौथी बार बशर अल बसद राष्ट्रपति बने लगातार, है ना, चौथी बार। वियतनाम का जो विधायी चुनाव हुआ तो उसमें भी गुइन फू ट्रेंग जीता। जिबूती में इस्माइल उमर गुले 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए। पूछ सकते हैं आपसे, तो कौन? इस्माइल उमर गुले 5वीं बार राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित हुए 97 वोट लेकर के। गुले, है ना, 5वीं बार लगातार, बड़ी बात होती है, मतलब 5वीं बार जीतना। अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं क्या क्या रही हैं। प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप बनाया किसने? उत्तराखंड सरकार ने। 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस सूचना को साझा किया। इस ऐप का निर्माण IIT रुड़की और NDMA ने मिलकर किया है। IIT रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। तो प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप बनाया उत्तराखंड ने, है ना, याद रखें इस बात को। हैती में भूकंप आया 14 अगस्त 2021 को। हैती में रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और इस भूकंप का केंद्र हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस से 125 किमी दूर था। यानी हैती कैपिटल पूछ सकते हैं तो पोर्ट ओ प्रिंस। और देखिए बड़ा भूकंप आया था, है ना। अगला है फुकुतोकू ओकोनावा वाल्केनो। कहाँ पर है? पहली बात तो ये जानिए, जापान में है। जापान के मिनामी इवो जिमा आइलैंड द्वीप के 5 किमी उत्तर पूर्व में ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक अंतः समुद्री सबमरीन वाल्केनो है फुकुतोकू ओकोनावा। ये ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है और इसका शीर्ष समुद्री सतह से लगभग 29 मीटर नीचे है। इस ज्वालामुखी में 12 अगस्त 2021 को उद्गार का पता लगा। माउंट मेरापी ये भी शुरू हो गया। कहाँ है? इंडोनेशिया में। पूछते हैं बहुत बार, जावा में। तो 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर माउंट मेरापी ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ। इस प्रस्फुटन को मेरापी का सबसे बड़ा लावा प्रवाह माना जा रहा। माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। बिगेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडोनेशिया इज माउंट मेरापी। माउंट मेरापी इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का? इंडोनेशिया का।
अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ 2021 में कहाँ कहाँ? पाउलो, ग्रेट सिलिकॉन और एलिसन द्वीप में स्थित सेसी सोपायनाल ज्वालामुखी शामिल है। पाउलो ज्वालामुखी 1980 के बाद अलास्का के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तुर्की में सी नॉट का प्रकोप आया। जून 2021 में काला सागर ब्लैक सी को एजियन सागर से जोड़ने वाली तुर्की के मारा सागर में सी नॉट का प्रकोप देखा है। सी नॉट जानते हैं क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं। सी नॉट या समुद्री लासा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ या पंख जैसा पदार्थ होता है, जो कि समुद्री श्लेष है, जो शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता के कारण मुख्यतः वैश्विक उष्मन, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निर्वोचन आदि की वजह से होने वाला गर्म मौसम, कुल मिला के समझिए कि समुद्र में अत्यधिक गर्म मौसम को हम सी नॉट कहते हैं, जो कि हमारे द्वारा छोड़े गए प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है ना। तो गर्म मौसम होता है सी नॉट। बहुत सारे पोस्टर इसमें आ जाते हैं, यूट्यूबिफिकेशन है ना। तो ये आप अगला है माउंट सिनबॉग वॉल्केनो। ये भी एक्टिव हो गया, कहाँ पर है पूछ सकते हैं, इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में स्थित इस ज्वालामुखी पर्वत में 6 मई 2021 को विस्फोट प्रारंभ हुआ। किसमें? माउंट सिनाबंग। माउंट सिनाबंग एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ये ज्वालामुखी 400 वर्ष बाद 2010 से सक्रिय है, कंटिन्यू 400 वर्ष बाद। कौन सा? माउंट सिनाबंग। ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। गलत नहीं करना है इस ज्वालामुखी को। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर से लगे रिंग ऑफ फायर का भाग है, जो विश्व के लगभग 75% वॉल्केनो एवं 90% भूकंप आते हैं। रिंग ऑफ फायर कहाँ है पूछ सकते हैं। तो रिंग ऑफ फायर बेसिकली पैसिफिक ओशन में, जिसमें वर्ल्ड के लगभग 75% वॉल्केनोस और 90% अर्थक्वेक्स आते हैं। चक्रवात तौकते बहुत चर्चा में था और पूछा भी जा सकता है, साइक्लोन तौकते। तो चक्रवात तौकते मई माह में भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल चक्रवाती तूफान तौकते आया, जिसका लैंडफॉल क्षेत्र क्या रहा था? गुजरात। क्या रहा था? गुजरात। अत्यंत गंभीर चक्रवात था, एक्सट्रीमली, है ना। इसकी गति 160 से 80 की प्रति घंटा थी जब गुजरात से टकराया। पिछले 23 वर्षों में पश्चिमी तट पर यह सबसे भयानक तूफान था। और इस तौकते का नामकरण किसने किया पूछेंगे आपसे। तो तौकते का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया। क्या किया? किस द्वारा किया गया? म्यांमार। इसका अर्थ होता है छिपकली, गोको। जो तौकते का नामकरण था म्यांमार द्वारा किया गया, और तौकते का अर्थ शोर करने वाली छिपकली गोको होता है। तो तौकते पश्चिमी साइड में आया अरब सागर में, और गुजरात में आया। नामकरण म्यांमार ने किया था। अगला यास तूफान। यास मई 2021 में तौकते तूफान के बाद भारत के पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट और बांग्लादेश के दक्षिण में यास तूफान आया। कौन सा? यास। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न इस तूफान ने उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों को प्रभावित किया। सबसे ज़्यादा इंडिया में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को। और भारतीय मौसम विभाग IMD इस तूफान को अत्यंत गंभीर तूफान की श्रेणी में रखा गया। और यास नाम किसने दिया था? योमान। इसका जो नाम था ओमान द्वारा सुझाया गया। किसके द्वारा? ओमान, जो फारसी भाषा से जिसका अर्थ होता है जैस्मिन। तो ओमान ने दिया यास, इसका अर्थ होता है जैस्मिन। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड 20 मई 2021 को दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग हिमखंड A76 अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया। ये हिमखंड 4320 वर्ग किमी एरिया में फैला है। याद रखें इसको, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड। अगला आर्थिक परिदृश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय बजट कितनी बार मैंने कराया है, फिर भी आप करिए, गलत नहीं करना है। 1 फरवरी 2022 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमान 2022-23 के लिए कितना है? 39.45 लाख करोड़, यानी कि जो 2022-23 22-23 का बजट का आकार रखा गया 39.45 लाख करोड़ रुपए। 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इस बजट में राजस्व प्राप्तियां कितनी मानी गई हैं? 55.88%, 55.88% राजस्व प्राप्तियां, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां 44.12 44.12 कैप्ट है ना। इसी तरह इस कुल व्यय में 80.98% आपका रेवेन्यू राजस्व खाते पर और 19.02 पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान रखा गया है। राजकोषीय घाटा कितना रखा गया अनुमान? 6.4%। जो आपका फिजिकल डिफिसिट है वो 6.4%, 16.6 लाख करोड़, ये भी आप याद रखेंगे। और इसके अलावा रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा की अगर बात करें तो 9.990 लाख करोड़ रुपीस, जो GDP का 3.8% है रेवेन्यू डिफिसिट। और प्रभावी राजस्व घाटा GDP का 2.6% है। और प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटा 2.8% अनुमानित किया गया है, 2.8।
चलिए अब बात कर लेते हैं पैसा आता है और जाता है कहाँ कौन सा। तो बजट के जो सोर्स हैं हमारे इनकम के सोर्सेस, बजट में पैसा कहाँ से आता है और जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्यय के। तो व्यय में जो सबसे ज़्यादा व्यय है वो ब्याज अदायगी का है, इंटरेस्ट पे है। 20 पैसे हमारे ब्याज अदायगी में जाते हैं। उसके बाद आपका करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17%, नंबर 1 पे ब्याज अदायगी फर्स्ट, सेकंड पे करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17%, थर्ड पे है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 15%। तो सबसे एक पहला है ब्याज अदायगी 20%, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17%, थर्ड पे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 15% और चौथे स्थान पर है वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 10%, फिर केंद्रीय योजनाएं 9%, अन्य व्यय 9%, आर्थिक सहायता 8%, रक्षा 8%। कुल मिला के टॉप की याद कर लीजिए, ब्याज अदायगी, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। परसेंट भी पूछ सकते हैं, तो ब्याज अदायगी में 20%, करों शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17% और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 15%। ये तो व्यय हो गया। अब बात कर लेते हैं प्राप्ति के स्रोत, पैसा कहाँ से मिलता है बजट में। तो आगमन में आप सब जानते हैं, पूछा भी गया है तो आप कर भी पाएंगे। देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर नंबर 1 पर उधार एवं अन्य देयताएं 35%, उधार एवं अन्य देयताओं से 35%, 35% बारूवन से। फिर नंबर 2 पर है आपका वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 16%। फिर नंबर 3 पर 2 है निगम कर, कारपोरेट टैक्स और आयकर 15% बोथ। उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर भिन्न। तो आप टॉप 3 याद करिए। सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है उधार और अन्य देयताओं से 35%, फिर वस्तु एवं सेवा कर 16% और आयकर आपका 15%। ये आपको याद रखना है। तीनों आने के सोर्स हमारे क्या हैं, सबसे ज़्यादा उधार एवं अन्य देयताओं 35%, नंबर 2 पर जीएसटी 16%, नंबर 3 पर आयकर और निगम कर, कारपोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स बोथ 15%। और जबकि व्यय के सोर्स सबसे ज़्यादा क्या थे, ब्याज अदायगी 20%, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17% और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 15%। इन तीनों को आपको याद रखना, गलत नहीं करना किसी भी हाल में कोई भी एग्जाम। अब देखिए बजट 2022-23 में जो टैक्स का अनुमान है, सकल कर का अनुपान क्या रखा गया है। तो सकल कर राजस्व में क्या है, जीडीपी जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर जीडीपी में 5.5% है और अप्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5.2% है। सकल कर राजस्व जीडीपी का 10.7% है। डायरेक्ट टैक्स कितना है, तो डायरेक्ट टैक्स 51.91%, इनडायरेक्ट टैक्स आपका 48.51, प्रत्यक्ष कर 51.49 जैसे आयकर वगैरह, इनडायरेक्ट जैसे जीएसटी वगैरह तो 48.51%। और शीर्ष 3 कर राजस्व सबसे ज़्यादा पैसा जिससे मिला है, तो जो 3 सबसे बड़े टैक्स के स्रोत रहे हैं, नंबर 1 पर जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है 7.80 लाख करोड़ रुपए, नंबर 2 पर निगम कर कारपोरेट टैक्स है 7.2 लाख करोड़ रुपए, नंबर 3 पर आयकर इनकम टैक्स 7 लाख करोड़ रुपए। तो जो 3 सबसे बड़े टैक्स हैं, देश के सबसे पैसा आता है, तो नंबर 1 पर जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर 7.80 लाख करोड़ रुपए, फिर निगम कर कारपोरेट टैक्स 7.2 लाख करोड़ रुपए और आयकर इनकम टैक्स 7 लाख करोड़। तो 3 जीएसटी, कारपोरेट टैक्स और आयकर याद रखना आपको, ठीक है। तो ये शीर्ष 3 कर राजस्व हैं आपके, बहुत महत्वपूर्ण आपसे हो जाते हैं। सब्सिडी की बात करें तो कुल सब्सिडी कितनी दी गई, 2022-23 में जो कुल सब्सिडी है वो ये दी है और 21-22 में है। तो इस वर्ष कमी आई है कितने परसेंट की, 27.10% की कमी है सब्सिडी में। कितनी, 27.10, यानी कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 27.10% की टैक्सेस में सब्सिडी में कमी दी गई है और 96.33% फूड, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम यानी कि खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम ब्याज भुगतान पर दी जाती है। और सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी है हमेशा की तरह किस पर रही है, सबसे अधिक सब्सिडी खाद्य, फूड सब्सिडी, सबसे ज़्यादा सब्सिडी की मात्रा रही फूड सब्सिडी 58.16%। और यूरिया पर जो सब्सिडी है नंबर 2 पर 17.78, थर्ड पर पोषण भोजन पर 11 और एलपीजी पर 0.63, यानी सबसे ज़्यादा फूड सब्सिडी है आपकी, फूड खाद्य सब्सिडी सबसे अधिक है, याद रखेंगे इस बात को, हमेशा पूछते हैं आपसे। और फिर जो है प्रमुख मदें क्या रही 2022-23 के लिए, सबसे ज़्यादा व्यय किस पर किया गया है, तो पेंशन पर आपका जो है वो देख लीजिए कितना है, ये रक्षा पर आपका देखिए 3,85,370
करोड़ रुपए। रक्षा पर डिफेंस में कितना है? 3,85,370 करोड़। भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करने वाला देश है। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर इंडिया है। शिक्षा पर ये है, ऊर्जा, स्वास्थ्य, गृह। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कभी भी किस पर क्या रहा है, ग्रामीण है ना। और कोई बजट अनुमान क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कितना है? 37,800 करोड़ रुपए दिए गए हैं किसके? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए, है ना। पीएम किसान योजना के लिए 68,000 करोड़ दिए गए हैं, देख लीजिए। पीएम किसान योजना के लिए 68,000, जल जीवन मिशन के लिए 60,000, है ना। तो ये आप याद रखेंगे इन चीज़ों। बजट घोषणा 2022-23 में 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत बजट में भारत @75 से भारत @100 तक के अमृतकाल अगले 25 वर्षों में अर्थव्यवस्था को दिशा देने हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने हेतु आज़ादी अमृत महोत्सव आज़ादी के 75वें वर्ष से लेकर के कहाँ जाना है? मनाते हुए अमृतकाल में प्रवेश कर चुका देश अब अमृतकाल में है। और 25 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद देश भारत @75 से भारत @100 पर पहुँचेगा। यानी कि वर्तमान में अमृतकाल पे है, भारत @100 दृष्टिकोण निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 के 2021 के अवसर पर किया गया है। 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है। कितनी? 2021-22 में बहुत बड़ी ग्रोथ रेट। 21-22 में 9.2%, कोरोना के बाद गजब की उछाल। और अमृतकाल के जो टारगेट हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। तो अमृतकाल के लक्ष्य क्या क्या है, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म आर्थिक स्तर, समग्र समावेशी कल्याण पर बल देते हुए आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी जनित विकास, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परक कार्य को प्रोत्साहन, निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाले सदचक्र। बजट में विकास को प्रोत्साहित करते हुए 4 प्राथमिकताएं दी गई। कौन कौन सी हैं? पीएम गतिशक्ति योजना, पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, निवेश का वित्त पोषण। याद रखें इस बात को। पीएम गतिशक्ति में फिर 7 पॉइंट हैं। तो पीएम गतिशक्ति में 7 इंजन है। कौन कौन है? पहला है 7 इंजन, जैसे सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक। पीएम गतिशक्ति में 7 पॉइंट हैं, 7 चीज़ों पे हैं, 7 इंजन है। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक। उद्देश्य क्या? विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक श्रृंखला का विकास। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किमी का अतिरिक्त 25,000 किमी अतिरिक्त जोड़ना है। किसमें? सड़क परिवहन के, उसमें पीएम गतिशक्ति के तहत। और रेलवे में क्या है? एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को लोकप्रिय बना। और कवच का विस्तार, विगत 3 वर्षों के दौरान नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनों का विकास होगा, ये भी है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण 2023 को राष्ट्रीय कदम वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। पूछ सकते हैं किस वर्ष में मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय कदम वर्ष के रूप में मनाया गया। किसको? 2023 को। 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी का भुगतान किया जाएगा। और रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले चरण में गंगा नदी से सटे 5 किमी के दायरे में कृषि भूमि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केन बेतवा लिंक 44,605 करोड़। केन बेतवा लिंक आप जानते हैं यूपी एमपी के बीच है ना। और इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं। बजट में क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का क्रियान्वयन किया जाएगा। जो स्वास्थ्य सेवाएं सक्षम के लिए 20,000। पीएम पोषण, मिशन वात्सल, मिशन शक्ति। समावेशी कल्याण में क्या है कि 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करना, हर घर नल से जल वाले में। पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण पूरा करना है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, बहुत है ना महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट इसमें आते हैं एग्जाम में। और राइट टू नो की जगह नीड टू नो के सिद्धांत का पालन करना है। जीवन की सुगमता के दूसरे चरण का विश्वास आधारित शासन, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। वही करना जो आपके क्वेश्चंस में बने। 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए का संचालन किया जाएगा। डिजिटल रुपए का संचालन होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 2022-23 में राज्यों की जीएसडीपी के 4% तक राजघोषी घाटे की अनुमति, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित। कर प्रस्ताव की बात करें तो कर्मचारियों के एनपीएस खाते में कर्मचारियों कर कटौती सीमा को 10% बाकी तक कर दिया गया। 14% एनपीएस 10 से बढ़ाकर 14% करना है। अब ये प्रस्ताव है
इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस बजट के वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी ऐसा नहीं छूट जाए जो आपके लिए गलत हो जाए। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य वर्ष 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कितना करना है? दोगुना करना है, दोगुना करना है, ये भी याद रखेंगे। आर्थिक समीक्षा की बात कर लें तो 31 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की गई आर्थिक समीक्षा कब? 31 जनवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। और इसका मूल विषय था अत्यधिक अनिश्चितता की इस स्थिति में नीति निर्धारण के लिए कला और विज्ञान तथा इसकी केंद्रीय विषय वस्तु क्या थी? चुस्त दुरुस्त त्वरित दृष्टिकोण के सेंट्रल थीम थी चुस्त दुरुस्त त्वरित दृष्टिकोण, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है 2 खंडों में, इस बार एक ही खंड में आई, है ना, तो याद रखें इस बात को। 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 7.3% का संकुचन रहा। किसमें? 2021 में संकुचन, माइनस में रही। और जबकि इधर अगर बात करें 21-22 में 9.2% रहने का अनुमान है। कितना? 9.2, बहुत गजब। जो -7.3 थी अगले वर्ष 9.2 प्लस में। और 2022-23 के लिए 8 से 8.5% का अनुमान है 22-23 के लिए, है ना। यह रखिए इस बात को, कभी पूछ सकते हैं। सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। चलिए जीबीए में हिस्सा की अगर बात कर लें तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 2021-22 में अंतिम अनुमानों में कितना है? 18.8% है। 2021-22 में 18.8% है, अंतिम वाला याद रखें। उद्योग का 28.2, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर 18.8, इंडस्ट्री 28.2 और सेवा सेक्टर का 53% रहा है, याद रखें इस बात को, है ना। और भी कुछ इसमें प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम की बात करें तो 2021-22 में जो वर्तमान कीमतों पर थी 1,50,326 रुपये, जबकि स्थिर कीमतों पर 93,973 रुपये, यानी कि वर्तमान कीमतों पर 1,50,326 प्रति व्यक्ति आए, स्थिर कीमतों पर 93,973 रुपये। सकल घरेलू बचत ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कितनी रही जीडीपी पर? तो घरेलू क्षेत्र में 19.3 यानी कि 30.6 थी 18-19 में, 19-20 में 31.4 भी है। घरेलू क्षेत्र में 19.6 है, निगम में 10.7, सार्वजनिक में यानी सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक सेक्टर में बचत है 31.4% 2019-20 में रही है। प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य, बहुत महत्वपूर्ण, रट लीजिए, पूछा भी जाता है। तो चावल पश्चिम बंगाल यूपी पंजाब, राइस वेस्ट बंगाल यूपी पंजाब, गेहूँ वीट उत्तर प्रदेश एमपी पंजाब, गेहूँ यूपी एमपी पंजाब, मक्का मेज़ कर्नाटक एमपी महाराष्ट्र, कर्नाटक एमपी महाराष्ट्र। कुल मोटे अनाज में सबसे ज़्यादा राजस्थान कर्नाटक महाराष्ट्र, राजस्थान कर्नाटका महाराष्ट्र टोटल मोटे अनाजों में। अरहर महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना, अरहर महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना। दालों की बात करें पल्सेज में एमपी राजस्थान महाराष्ट्र, एमपी राजस्थान महाराष्ट्र। चना एमपी महाराष्ट्र राजस्थान। खाद्यान्न फूड ग्रेन्स अनाज यूपी एमपी पंजाब, यूपी एमपी पंजाब। मूंगफली गुजरात राजस्थान तमिलनाडु, गुजरात राजस्थान तमिलनाडु। ग्राउंडनट रेप सीड और सरसों मस्टर्ड की बात करें तो राजस्थान एमपी हरियाणा, राजस्थान एमपी हरियाणा। सोयाबीन महाराष्ट्र एमपी राजस्थान, गजब आंकड़ा है सोयाबीन, जो कि एमपी सोया स्टेट नंबर 2 पर हो गया, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा इस वर्ष के लिए। सोयाबीन नंबर 1 पे महाराष्ट्र एमपी राजस्थान। तिलहन ऑयल सीड्स में राजस्थान नंबर 1 पे, राजस्थान महाराष्ट्र एमपी राजस्थान महाराष्ट्र एमपी। गन्ना यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक, शुगर केन यूपी महाराष्ट्र कर्नाटका। कपास कॉटन में महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना, महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना। जूट और मेस्टम वेस्ट बंगाल बिहार असम, वेस्ट बंगाल बिहार असम। अब बात करते हैं शीर्ष आयात, टॉप इंपोर्ट कमोडिटीज़ क्या रही? सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किसका किया, आयात किसका किया? तो नंबर 1 पर पेट्रोलियम क्रूड्स है, पेट्रोलियम क्रूड्स हमेशा से नंबर 1 पे रहा है। और नंबर 2 पर गोल्ड है, स्वर्ण है, गोल्ड है। नंबर 3 पर पेट्रोलियम उत्पाद है। नंबर 4 पर मोती, कीमती अर्ध कीमती पत्थर। नंबर 5 पर कोयला, कोक और ये आयात इंपोर्ट्स की है। आयात सबसे ज़्यादा कहाँ से किया हमने? तो नंबर 1 पर चाइना है, हमेशा चीन से ही करते हैं, याद रखेंगे, इसको गलत नहीं करना है। नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई है। सबसे ज़्यादा जो आयात हम कर रहे हैं कहाँ से? चाइना से कर रहे हैं अभी भी। नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, फिर यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर 4 पर सऊदी, नंबर 5 पर इराक। चाइना, यूएई, यूएसए, सऊदी अरब, इराक, ये 5 टॉप 5 कंट्री जहाँ सर्वाधिक सामान मंगाते हैं, आयात करते हैं। निर्यात की बात करें तो सबसे ज़्यादा निर्यात किसको कर रहे हैं हम लोग? सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका करते हैं, यूएसए को, फिर यूएई, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश, हांगकांग। निर्यात जो एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा अमेरिका को, फिर संयुक्त अरब अमीरात को, फिर चीन, फिर बांग्लादेश, हांगकांग। रट लीजिए, गलत नहीं करना, किसी भी हाल में जुटे रहिए इस बात को।
और जो सबसे ज़्यादा टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा निर्यात किसका करते हैं, तो नंबर 1 पर पेट्रोलियम उत्पाद को निर्यात करते हैं, जबकि आयात करते हैं कच्चे पेट्रोलियम का, आयात करते हैं क्रूड पेट्रोलियम का, जबकि भेजते हैं पेट्रोलियम गुड्स को। तो निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद नंबर 1 पे। नंबर 2 पर मोती, कीमती अर्ध कीमती पत्थर। नंबर 3 पर लौह इस्पात, आयरन स्टील। नंबर 4 पर ड्रग फार्मुलेशन। नंबर 5 पर स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातु। यानी कि सबसे ज़्यादा जो निर्यात करते हैं एक्सपोर्ट पेट्रोलियम उत्पाद, नंबर 2 पर मोती, कीमती अर्ध कीमती पत्थर। नंबर 3 पर लोहा इस्पात। याद रखें, क्रम से इनको गलत नहीं करना है। फसलों का उत्पादन कभी कभी पूछ सकते हैं, तो उतना महत्वपूर्ण खैर नहीं है, तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त है आज के लिए। और ये बजट से कोई भी क्वेश्चन आए वो आपको गलत नहीं